नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल के वर्षों में कुछ देशों की प्रजनन दर में इतनी भयंकर गिरावट हुई है कि उन देशों को विलुप्ति से बचाने के लिए बहस छिड़ गई है। ऐसा ही एक देश है दक्षिण कोरिया, जहां पर प्रजनन दर में इतनी तेज गिरावट हुई है कि इस देश को भविष्य में विलुप्ति की स्थिति से बचाने के लिए लगातार मीडिया और नागरिक समाज बहस कर रहा है। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर क्या है और किस प्रकार से सरकार कदम उठा रही है, और भारत की प्रजनन दर क्या है? क्या भारत में भी प्रजनन दर में लगातार गिरावट एक चिंता का विषय है? आज इन फोकस के प्रोग्राम में इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी दक्षिण कोरिया में जो प्रजनन दर है वो इस हद तक गिर चुकी है कि उस देश के भविष्य में विलुप्ति की स्थितियों पर लगातार चर्चा जारी है, और इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद देखेंगे कि दक्षिण कोरिया में जो प्रजनन संकट है वो क्यों और किस तरह से प्रकट होता है, साथ ही इस संकट से लड़ने की सरकार की योजना क्या है, वर्तमान स्थिति के कारण क्या है, और साथ ही इस पूरी समस्या का मूलभूत कारण क्या है। इन सभी पक्षों को जानने के बाद अन्य देशों की भी स्थिति देखेंगे और इसमें भारत के पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में प्रजनन दर क्या है, हाल ही में उसमें किस प्रकार की गिरावट हुई है जो भविष्य में कई प्रकार की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को जन्म दे सकती है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जोड़ता है, भूगोल के जनसंख्या संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चलें, और नोएडा में हमारे आप जानते हैं कि जो पता होगा वो क्या होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में होंगी, और कहां पर होंगी? C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश, और यह स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप 9311406440 पर भी कॉल कर सकते हैं। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच शुरू होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स जिसमें प्रीलिम्स और मेंस शामिल है, हिंदी माध्यम का 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इसकी टाइमिंग क्या होगी? इसकी टाइमिंग 3 बजे दोपहर को होगी। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। लखनऊ में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 11:30 बजे है। ये बैच प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ हुआ है जिसकी टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे। ये बैच प्रारंभ हो चुके हैं इनमें, लेकिन आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इसके अलावा आप 8750187501 पर भी कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान आपके लिए लेकर आया है संभव 2025। इसके अंतर्गत आपको 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग के साथ साथ सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज, और साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए इसका ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और सफलता की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अपनी खबर को हमने जान लिया है। दक्षिण कोरिया में हाल ही में प्रजनन दर इस हद तक गिर गई है कि वहां पर भविष्य में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। जब हम कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हमें सामान्य तथ्यों को जान लेना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपनी प्रजनन दक्षता के समय में, प्रजनन दक्षता एक महिला की सामान्यतः 15 से 49 वर्ष के दौरान की मानी जाती है। तो अपनी प्रजनन दक्षता के समय में एक महिला द्वारा
कितने औसतन बच्चों को जन्म दिया जाता है, इसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिस्थापन स्तर होता है जनसंख्या का, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक समान जनसंख्या को बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म दे। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि जो 10 कपल्स हैं वो 21 बच्चे, इस 21 बच्चों का जन्म होना चाहिए, 10 कपल्स पर 21 बच्चे होने चाहिए। यानी औसतन जो प्रतिस्थापन दर होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक समान बच्चों की पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या को एक समान स्तर पर बनाए रखना है तो उसको आप प्रतिस्थापन दर से नाप सकते हैं। और ये प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.1 है। अगर जनसंख्या औसतन बच्चों की संख्या, एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या औसतन रूप में 2.1 से नीचे आती है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 से आता है तो उस देश की जनसंख्या में भविष्य में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। अब यहां पर हम दक्षिण कोरिया की स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया में सबसे कम है। और इसलिए यहां पर राष्ट्रीय विलुप्ति यानी नेशनल एक्सटिंक्शन की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, इस पर चिंताएं हो चुकी हैं। इसका कारण दक्षिण कोरिया की कार्य संस्कृति और लैंगिकता से संबंधित मुद्दों को माना जा रहा है और इसलिए कार्य संस्कृति और लैंगिकता पर लगातार दक्षिण कोरिया में बहस जारी है। वर्ष 2023 में देश की प्रजनन दर में पिछले वर्ष की तुलना में 8% की गिरावट आई है। अगर यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो कई एक्सपर्ट्स का, कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि वर्ष 2100 तक यानी इस शताब्दी के अंत तक दक्षिण कोरिया की 51 मिलियन की आबादी आधी हो सकती है। और जो राष्ट्रीय जन्म दर है वो वर्ष 2023 में प्रति महिला 0.72 बच्चों के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है। प्रतिस्थापन दर के लिए कितनी है? 2.1 होने चाहिए। ये देखिए 2.1 से कितना कम है। और इस वर्ष ये भी बताया जा रहा है, ये अनुमान जताया जा रहा है कि ये दर और ज्यादा घट जाएगी, प्रजनन दर, ये 0.6 पर आने की उम्मीद है। और ये भविष्य में दक्षिण कोरिया के लिए बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौती का कारण बन सकती है। ये प्रजनन संकट हमने जान लिया। सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं पर विचार कर रही है। घटती जन्म दर को पलटने के प्रयास में सरकार ने माता पिता को प्रत्येक बच्चे के जन्म पर 100 मिलियन वोन नकद देने पर विचार कर रही है। जो दक्षिण कोरिया की करेंसी है उसको आप वोन के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के जन्म पर 100 मिलियन वोन की नकद राशि देने पर दक्षिण कोरिया की सरकार विचार कर रही है ताकि जन्म दर को बढ़ाया जा सके। उसने इस काम के लिए पहले जनता की राय को भी जानने का प्रयास किया है और उसके लिए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जो कि भ्रष्टाचार विरोधी और नागरिक अधिकार आयोग द्वारा करवाया जा रहा है। और ये जो सर्वेक्षण है ये 17 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। इसमें 4 मुख्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों के आधार पर ये जानने की कोशिश की जा रही है, ये निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है क्या लोग इस पहल पर, यानी जो सरकार ये पहल करना चाहती है नगद इनाम के आधार पर, इस पहल पर सालाना जो 22 ट्रिलियन वोन खर्च होंगे, क्या लोग उसका समर्थन करते हैं? क्या वित्तीय प्रोत्साहन दंपतियों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की जाएगी इस सर्वेक्षण के माध्यम से। जो प्रस्तावित निधि है यानी जो 22 ट्रिलियन डॉलर है, वो माफ कीजिएगा 22 ट्रिलियन वोन है, ये प्रस्तावित निधि कम जन्म दर को संबोधित करने के लिए यानी इस समस्या को निपटारे के लिए समर्पित राष्ट्रीय बजट का लगभग आधा हिस्सा होगी। क्योंकि कम जन्म दर की समस्या को निपटाने के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वो लगभग 48 ट्रिलियन वोन का रखा गया है, जिसमें से केवल इस योजना पर 22 ट्रिलियन वोन खर्च हो सकते हैं। तो इसके लिए एक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया में माता पिता को बच्चे के जन्म से लेकर 7 वर्ष का होने तक विभिन्न तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और उनको कई तरह की सहायता प्रदान की जाती है। और सहायता कार्यक्रमों के तहत 35 मिलियन वोन से लेकर के 50 मिलियन वोन तक की राशि प्रदान की जाती है ताकि माता पिता में बच्चों की जन्म दर को बढ़ाया जा सके, बच्चे पैदा करने की इच्छा को बढ़ाया जा सके और उनको किसी प्रकार का आर्थिक संकट बच्चों के पैदा होने के कारण भविष्य में न भुगतना पड़े। इस तरह की स्थितियों को भी कोशिश कर रही है सरकार, कई योजनाओं पर विचार कर रही है, कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं दक्षिण कोरिया में। लेकिन वर्तमान स्थिति का कारण क्या है? दक्षिण कोरिया का जो जनसांख्यिकीय संकट है ये कई कारकों के कारण है और इसमें मुख्य कारण है कि दक्षिण कोरिया में जो जीवन की लागत है, जो लाइफ स्टैंडर्ड की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है
और जीवन की गुणवत्ता जो है वो लगातार घटती जा रही है, जिससे दंपतियों में एक निराशा का भाव आ रहा है और वो ये समझते हैं कि वो बच्चों के खर्च को वहन नहीं कर सकते, बच्चों को अफोर्ड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर में गिरावट के जो चिन्ह है वो 1960 के दशक से ही देखे जा रहे हैं। 1960 का दशक वो था जब दक्षिण कोरिया की सरकार की मुख्य चुनौती बढ़ती जनसंख्या पर एक नियंत्रण लगाना था और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना था। तो दक्षिण कोरिया की सरकार ने 1960 के दशक में लगातार ये कोशिश की कि किस प्रकार से बच्चों की जो जन्म दर है उसको घटाया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। आर्थिक विकास की तुलना में तेजी से बढ़ती जनसंख्या दक्षिण कोरिया के लिए उस समय चिंता का विषय थी। जन्म दर पर अंकुश लगाने के लिए परिवार नियोजन नीतियों को लागू किया गया। उस समय जो दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय थी वो वैश्विक औसत का केवल 20% थी और प्रजनन दर बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर हुआ करती थी। प्रति महिला 6 बच्चे एक प्रजनन दर थी वर्ष 1982 तक, और आर्थिक विकास के साथ प्रजनन दर धीरे धीरे 2.4 तक आ गई। यानी जो 1960 के दशक में प्रजनन दर थी वो लगभग प्रति महिला 6 बच्चे थी, लेकिन 1982 तक जब इस तरह के प्रयास किए गए प्रजनन दर को घटाने के और कई तरह के परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाए गए, तो प्रजनन दर घट करके 1982 तक कितनी आ गई? 2.4 आ गई। इसके बाद 1983 तक जो राष्ट्र प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गया, प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गया मतलब प्रति व्यक्ति महिला औसतन कितने बच्चे प्रतिस्थापन दर के लिए 2.1 हुआ। तो इस स्तर पर पहुंच गए और अगले दशकों में भी प्रजनन दर में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई दक्षिण कोरिया में। सदी के अंत तक दक्षिण कोरिया की आबादी 52 मिलियन से घट करके सिर्फ 17 मिलियन रहने की उम्मीद है। और कई अनुमान ये भी बताते हैं, यानी प्रजनन दर में अभी भी लगातार गिरावट जारी है। प्रतिस्थापन स्तर जनसंख्या का दक्षिण कोरिया ने 1983 में हासिल कर लिया था, उसके बावजूद भी लगातार गिरावट जारी है, अब भी गिरावट जारी है। अनुमान यह है कि इस सदी के अंत तक 52 मिलियन की जो जनसंख्या है वो 17 मिलियन पर आ सकती है। और 17 मिलियन, कई अनुमान ये कह रहे हैं कि ये जनसंख्या 17 मिलियन नहीं बल्कि केवल 14 मिलियन पर आ सकती है, जो दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और न केवल अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होगी बल्कि कई तरह की सामाजिक समस्याएं भी उससे उभरने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था की उत्पादकता भी उससे घट सकती है। वर्तमान स्थिति के क्या कारण, इन स्थितियों के कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए कई उपाय भी किए हैं। जैसे सरकार के उपाय क्या हैं? जैसे बच्चों की देखभाल के लिए विदेशी कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने की है, साथ ही कर लाभ कर भी प्रदान करती है, टैक्स में भी छूट प्रदान करती है। इसके अलावा यहां तक सरकार ने सुझाव दिया है कि 30 वर्ष की आयु तक 3 या उससे अधिक बच्चे वाले पुरुषों को सैन्य सेवा से भी छूट दी जा सकती है। इस तरह के उपाय, इस तरह के सुझाव भी सरकार ने दिए हैं, लेकिन इन सभी उपायों का बेहद ज्यादा सीमित प्रभाव दक्षिण कोरिया पर पड़ा है। समस्या का मूल कारण क्या है फिर? अगर इन सभी उपायों का बेहद ज्यादा सीमित प्रभाव पड़ा है तो समस्या का मूल कारण माना गया है दक्षिण कोरिया का जो ओवरऑल सामाजिक सांस्कृतिक डायनेमिक्स है, सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं उनको मूल कारण माना जा रहा है। जैसे शहरी क्षेत्रों में दक्षिण कोरिया में कई महिलाएं परिवार शुरू करने की तुलना में अपने करियर को अधिक प्राथमिकता देती हैं। कई अध्ययन इस प्रकार के आए हैं, कई न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट भी इस प्रकार की आई हैं। साथ ही जो ड्वेल इनकम हाउस होल्ड्स हैं, यानी दोहरी आय वाले परिवार हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जहां पर महिलाएं भी काम करती हैं और महिलाओं की शिक्षा तक बेहतर पहुंच भी स्थापित हुई है। महिलाएं विवाह और बच्चा पैदा करने में देरी कर सकती हैं इन सभी कारणों के कारण, क्योंकि वो कमाई में भी योगदान देती हैं और साथ ही उनकी बेहतर शिक्षा तक भी बेहतर पहुंच स्थापित हुई है। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भी कारण है कि महिलाएं बच्चा पैदा करने में देरी करती हैं। इसके अलावा अब शादी को बच्चा पैदा करने की अनिवार्यता के रूप में दक्षिण कोरिया में नहीं देखा जा रहा है। ये भी कई न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि शादी को बच्चा पैदा करने की एक अनिवार्यता के रूप में नहीं माना जाता है दक्षिण कोरिया में। पिछले दशक में विवाह से बाहर बच्चा पैदा करने को स्वीकार करने वाले लोगों का जो अनुपात है वो 22% से बढ़कर के 35% हुआ है। ये एक अंतर को दिखाता है, एक परिवर्तन को दिखाता है कि किस प्रकार से सोसाइटी की सोच में, जो समाज की सोच में धीरे धीरे और खासतौर से युवा वर्ग की सोच में परिवर्तन हो रहा है। जो महिलाएं शादी करती हैं उनमें घरेलू जिम्मेदारियों के समान वितरण की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी जितना काम वो करें उतना ही काम पुरुष को भी करना चाहिए।
इस प्रकार की लगातार मांग बढ़ रही है और जब ये मांगे पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं बच्चे पैदा करने से एक विकर्षण, एक पीछे हटने की बात सामने आती है। इस प्रकार की बातें भी एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है, अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। अन्य देशों की स्थिति क्या है, यानी केवल दक्षिण कोरिया में ही जो जन्म दर है, प्रजनन दर है, वो कम नहीं हो रही है, अन्य देशों में भी कम हो रही है। जैसे चीन में भी वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 1.09 हो गया है। उसी प्रकार से जापान में भी 1.26 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। यूरोप के कई देशों में जैसे जर्मनी में भी हमें देखने में आ रहा है कि वहां भी जनसंख्या का घटाव जारी है, लगातार कम होती जा रही है। भारत में भी हाल ही में वर्ष 2021 में कई रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत में जो प्रजनन दर घटी है वो घट करके 2 पर आ गई है, यानी जो प्रतिस्थापन स्तर है 2.1 उससे नीचे आ गई है, जिससे पता लगता है कि भविष्य में भारत की जनसंख्या में भी कमी हो सकती है। भारत में आप देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। 1950 में जहां प्रजनन दर 6.18 थी, वहीं 1980 में 4.6, 2021 में 1.91। ये आंकड़ा अलग है, ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है और ये आंकड़ा उसके बाद का है वर्ष 2021 का, जो दिखाता है कि वर्ष 2021 में 1.91 प्रजनन दर है और 2050 में भारत की प्रजनन दर 1.29 और 2100 में 1.04 तक पहुंच सकती है, जो भविष्य में भारत में भी कई तरह की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट मान जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है? आपके ऑप्शन क्या है, प्रति महिला 1.5 बच्चे, प्रति महिला 2.1 बच्चे, प्रति महिला 3 बच्चे या प्रति महिला 3.5 बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।